जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज हम अपनी पॉलिटी की क्लास शुरू करेंगे और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। भाई संविधान पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना को जानना जरूरी है ना, जो कि उसकी आत्मा है, उसकी सोल है ना। लेकिन जब भी पॉलिटी शुरू करते हैं उसके पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, संविधान सभा, कैबिनेट मिशन योजना वगैरह। लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं प्रस्तावना से शुरू करूँ, तो इसीलिए मैंने प्रस्तावना से शुरू किया है। आइए समझते हैं। मैं एकदम जैसे कि क्लास फोर्थ फिफ्थ के बच्चों को बताते हैं ना कि संविधान क्या होता है, जैसे मैं उनको बताती हूँ, मैं बताऊंगी कि संविधान क्या होता है। संविधान आप समझ सकते हैं एक बुक है। एक बुक है जिसमें क्या है, कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, वो क्या करती है, वर्क करती है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमारे अधिकारों की, हमारे राइट्स की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अभी मुझे कोई आके, कोई पुलिस वाला आए और मुझे कहे कि नहीं नहीं चलो तुम अंदर चलो, अंदर चलो, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता भाई? ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बैठा है ना, ये हमारा जो संविधान बैठा है ना, मुझे बहुत सारे राइट देता है। मुझे बहुत सारे राइट देता है। कोई भी मुझे आके ऐसे बना के नहीं ले जा सकता कि नहीं तुमने ये गुनाह किया है, मैं तुमको ले जाऊंगा और मुझे 10 दिन तक जेल में रखे। नहीं कर सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है 24 घंटे के अंदर जो भी मुझे लेकर जाएगा उससे न्यायालय में मुझे 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। और उसके पास वारंट भी होना चाहिए मुझे ले जाने के लिए। साथ साथ वो मुझे खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं अपनी मनपसंद कानूनी सलाह ले सकती हूँ। तो इस तरह ये सारे अधिकार मुझे किसने दिए? ये बातें कहाँ लिखी है भाई? ये हमें संविधान ही दे रहा है कि कोई आपको ऐसे उठा करके नहीं ले जा सकता। कोई ले भी गया आपको पुलिस में उठा करके, आप किसी चौकी में बंद हैं, तो 24 घंटे के अंदर उसे आपको न्यायालय में, कोर्ट में, उस आसपास के डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। बशर्ते उसमें आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाता है इस 24 घंटे में। ये बात की बात है, मैं आपको जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो मैं ये बातें क्लियर करूंगी, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि संविधान कैसे हमारे अधिकारों की रक्षा करता है ना। ठीक है। अभी मैं जो है कि अभी कोई व्यक्ति है और वो कहीं स्पीच दे रहा है, तो जाकर के कोई उसे रोक देगा? नहीं, तुम स्पीच नहीं दे सकते। नहीं। क्यों? क्यों नहीं रोक सकता भाई? हमें स्वतंत्रता है, हमें वाक स्वतंत्रता है, यानी कि हमें फ्रीडम और स्पीच कौन देता है भाई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बैठे हैं यहाँ पे हमारे दादाजी। ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना हमारी सरकार हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, ना कोई अगला नागरिक हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। किसकी बदौलत भाई? संविधान की बदौलत। तो ये है हमारा संविधान। समझ में आई? एकदम नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और इससे ज़्यादा मुझे आता भी नहीं है मैं भी आप जैसी ही हूँ, बस थोड़ा बहुत आता है, वही शेयर करने की कोशिश करती हूँ। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में जाऊँ तो प्रस्तावना आज तो बनी नहीं है ना। प्रस्तावना बहुत साल पहले बनी है, ठीक है ना। तो जब ये प्रस्तावना बनी थी, जब ये प्रस्तावना लिखी गई, इसको पेश किया गया, तो उस प्रस्तावना में क्या था भाई? मैं पूछ रही हूँ क्या आप प्रस्तावना में पेश कर रहे हैं? तो बता रहे हैं कि प्रस्तावना में मैंने कुछ आदर्शों को, कुछ उद्देश्यों को और कुछ लक्ष्यों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर हम भविष्य के भारत का सपना देखते हैं। मतलब कि सबसे पहले, आप समझ रहे हैं, आज से 70-80 साल पहले चले जाएं और देखें कि आज के दिन प्रस्तावना पेश हो रही है, ठीक है ना, प्रस्तुत हो रही है, तो सब लोग पूछ रहे हैं प्रस्तावना, भाई इस प्रस्तावना में क्या है? भैया इस प्रस्तावना में वही है जो हम अपने भविष्य के भारत को देखते हैं। मतलब आप सोचें, इमेजिन करें कि अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है, अभी अभी आज़ाद हुआ है, फिर जो है कैबिनेट मिशन योजना आई है, हमें अपना संविधान लिखने की अनुमति दी गई है, जो भी इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। फिर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले अनुच्छेद बताने शुरू कर देंगे कि इस अनुच्छेद में ये, इस अनुच्छेद में ये? नहीं। हम सबसे पहले अपना एक पूरा व्यू तो लेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू तो लेंगे कि भाई हम क्या अपने संविधान में लिखने जा रहे हैं, हम अपने भारत को किस नज़रिए से देखते हैं, संविधान में किन आदर्शों पे बातें होनी चाहिए, हमारे भारत में किन आदर्शों पे चीज़ें होनी चाहिए। तो उसी को प्रस्तावना में लिख दिया गया है, उसी को प्रस्तावना में लिख दिया गया है। इसीलिए प्रस्ताव, अब समझ में आया ना प्रस्तावना क्या है? कि पूरा भारत, मतलब जब हम प्रस्तावना लिख रहे थे आज से 80-80 साल पहले, तो हम अपने भारत को, पूरे पूरे भविष्य के भारत को जिस रूप में देखते हैं, जिन आदर्शों पे देखते हैं, जिन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं अपने देश के लिए, उसी के आधार पर ये प्रस्तावना लिखी गई थी। ठीक है ना, कि ऑल टोटल हमारा संविधान इन इन चीज़ों पे ही बेस होगा, कुछ कुछ आदर्शों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक टीचर बन जाते हैं और आप स्कूल जाते हैं, तो अपने बच्चों को आप क्या सिखाएंगे? आप कहेंगे ना कि कुछ पॉइंट्स तो हम सिखाएंगे ही, इन मतलब कुछ पॉइंट्स हम सिखाएंगे और इन पॉइंट्स को हर सब्जेक्ट के माध्यम से सिखाएंगे। जैसे कि ऑनेस्टी, इस ऑनेस्टी को आप हिंदी स्टोरी से भी सिखा सकते हैं, इंग्लिश स्टोरी से सिखा सकते हैं, आप मैथ्स की कैलकुलेशन से सिखा सकते हैं, आप ईवीएस से सिखा सकते हैं। तो
मतलब कि आपको सिखाना क्या है, आपको सिखाना है ऑनेस्टी, और आप हर तरीके से सिखाएंगे। तो वही प्रस्तावना में लिखा है कि हम मान लीजिए कि ये ऑनेस्टी है, हमें ऑनेस्टी पूरे देश भर में लागू करनी है। तो हमारा जो बेस है, जो आत्मा है, जो रियल मोटिव है, वो क्या है, ऑनेस्टी हो गया है। अब इसी ऑनेस्टी के आधार पर, जैसे कि इसी ऑनेस्टी के आधार पर हम इंग्लिश की स्टोरी, हिंदी की स्टोरी, मैथ की कैलकुलेशन रखेंगे, उसी तरह इस ऑनेस्टी के आधार पर ये ऑनेस्टी क्या हो गई, हमारी प्रस्तावना में लिख दी गई, इसी आधार पर पूरा हमारा संविधान बेस होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं कि हमारे संविधान में, प्रस्तावना में क्या लिखा है। पूरा पढ़ें, आई गेस पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करते, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते चलते हैं। फर्स्ट लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हम संप्रभु भी कहते हैं, संप्रभु भी कहते हैं। मतलब कि भाई हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं। मतलब कि कोई हमारा बॉस नहीं बैठा हुआ है ब्रिटेन में, जैसे पहले बैठे हुए थे कॉलोनियल रूल के समय में, कि आकर के यूरोपियंस हम पे जो है कि राज चला रहे थे, हुक्म चला रहे थे, हमारे इंटरनल मैटर्स में, हमारे एक्सटर्नल मैटर्स में, हर जगह बोले जा रहे थे। अब कोई कह दे आके बोल ले, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं। मतलब कि हम अपने इंटरनल एज वेल हम अपने एक्सटर्नल मैटर्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा राइट है, दिस इज आवर राइट, नो वन कैन इंटरप्ट। कोई नहीं बीच में बोल सकता। क्यों भाई? हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आके अमेरिका नहीं बोल सकता कि तुम चाइना से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। आके रशिया नहीं बोल सकता तुम चाइना से ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। भाई हमारी मर्जी है, हमारे एक्सटर्नल मैटर्स है, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज मैटर्स हैं, आप नहीं उसमें इंटरप्ट कर सकते। तो समझ में आया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब है? समाजवादी का क्या मतलब है? ये जबरदस्ती समाजवाद थोपने की बात नहीं की जा रही, जैसा कि कुछ कंट्रीज में होता है, आपको पता है। हमारे यहाँ समाजवादी गांधी और नेहरू के विचारों पर आधारित है, जिसमें कि हम आपसी मेल भाव करके समानता को लाना चाहते हैं, इक्वालिटी को लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे समाजवाद की बात करते हैं कि हम ये सरकार द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा थोपने वाले समाजवाद की बात नहीं करते, हम आपसी मेल भाव से समानता लाने वाले समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब क्या है? हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है, बोलते हैं कि ये इस्लामिक नेशन है, ये फला नेशन है, ये फला नेशन है। हिंदुस्तान को बोलते हैं क्या ये कोई विशेष धर्म का नेशन है, कि ये इस्लामिक नेशन है, क्या ये हिंदू नेशन है, क्या ये क्रिश्चियन नेशन है? बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। भैया हमारे यहाँ हर धर्म के लोग आपसी मेल भाव से रहते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो, क्योंकि हर जगह कुछ एक माइनस में परसेंट में कुछ लोग होते हैं ना, जो पहुंचते हैं माहौल ख़राब करने के लिए। अदरवाइज हमारे यहाँ हर धर्म के लोग अच्छे से रहते हैं। तो कह रहा है पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, अपने अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पे रहेंगे और उनको उनके धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन राष्ट्र कोई एक धर्म नहीं अपनाएगा। ठीक है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान कोई एक धर्म नहीं अपनाएगा, ये मतलब है पंथ निरपेक्ष का। आगे बात करते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब क्या? मतलब गणराज्य मतलब कि यहाँ पे लोकतंत्र का तो मतलब आप जानते हैं ना कि जो है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, जनता वोट देती है, फिर एक मेंबर चुना जाता है। तो गणराज्य या गणतंत्र का जो मेन मतलब होता है, गणतंत्र का मेन मतलब क्या होता है? गलत हो गया लिखने में। गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो मेन पावर, जो मेन हेड होगा, हेड ऑफ द नेशन होगा। एंड हेड ऑफ द नेशन कौन होता है भाई? हमारे यहाँ पीएम होता है। प्रेसिडेंट तो नाम मात्र का होता है, वास्तविक अध्यक्ष, वास्तविक मुखिया कार्यपालिका का कौन होता है? पीएम ही होता है। तो हमारे देश का मेन हेड कौन है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है। तो कह रहे हैं गणतंत्र का मतलब है कि हमारे देश का जो मेन हेड चुना जाएगा, मतलब आएगा मेन है, कि वो कैसा नहीं होगा, वो उत्तराधिकारी नहीं होगा, वो हायरार्की के थ्रू नहीं होगा, वो कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। क्या होगा? वो इलेक्टेड होगा। उत्तराधिकारी मीन्स क्या? कि मान लो कि अभी मोदी जी हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो मान लो मोदी जी का कोई बेटा होता, ए उसका नाम होता, तो मोदी जी के जाने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता। फिर इनका कोई बेटा होता बी, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता। तो ये कह रहे हैं ये उत्तराधिकार वाला सिस्टम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई हम एक गणतंत्र राज्य हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। मतलब कि हमारे यहाँ क्या होगा? इलेक्शन होगा। हमारे यहाँ क्या होगा? इलेक्शन होगा, जनता चुनेगी। मतलब कि गणतंत्र का मेन मतलब यही होता है कि जो मेन हेड होगा, जो राष्ट्र का जो मेन हेड होगा, वो क्या नहीं होगा? वो उत्तराधिकार से नहीं आएगा, वो कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। राष्ट्र किसी के
बाप दादा की कोई जायदाद तो संपत्ति नहीं है कि उत्तराधिकारी वाला मैटर कर दिया गया है, ठीक है ना। हम सभी रहते हैं, अलग अलग धर्म समुदाय जाति के लोग रहते हैं, और यहाँ पे हर किसी को अपना प्रतिनिधि करने का, प्रतिनिधि भेजने का और प्रतिनिधि बनने का अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने इतना समझा, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है ना। तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है, न्याय की बात की गई है। कौन कौन से 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने तरह के न्याय की बात की गई है, 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कई एग्जाम्स में, 1 के एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। मैं किसी मेंस एग्जाम की नहीं, मैं किसी के प्रीलिम्स एग्जाम की बात करी, जो नॉर्मल 1 लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमें है ना, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म को मानने की, उपासना की स्वतंत्रता, सभी तरह की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतद द्वारा इस संविधान को क्या करते हैं, ये तीनों शब्द हमें याद करने हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। इसमें से देखिए हर एक चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है, और हम जो है कि कोई एक क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं लिख के आने वाले हैं, या पीएचडी नहीं करनी है। जो नॉर्मल एक थोड़ा जनरल पर्सपेक्टिव से कि हम हमारा देश है, हम इस देश में रहते हैं, तो हमें अपने कानून संविधान के बारे में पता होना चाहिए, उस पर्सपेक्टिव से, और साथ साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के पर्सपेक्टिव से हम ये लेक्चर, ये वीडियो बना रहे हैं, और उसी के पर्पज़ से आई होप आप देख रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही ज़्यादातर मैंने फोकस किए, वही ज़्यादातर बताई हैं। कोई ऐसे लिखने के लिए मैंने कोई चीज़ें नहीं बताई हैं यहाँ पे कि हमको उस पर पीएचडी करनी है, नहीं। एक कॉमन नॉलेज होनी है हमें, एक अच्छे सिटीजन के रूप में, एज वेल एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, ठीक है। तो हमने कुछ चीज़ें समझी। पहला तो हमने ये समझा कि संविधान को क्या, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, वो प्रस्तावना को कहा गया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह की बात की गई है। 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारे इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स में कोई अदर कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती। समाजवादी का मतलब होता है कि हम आपसी मेल भाव से समानता को लाएंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है हमारे राष्ट्र का कोई एक धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है कि हमारे यहाँ का जो मेन हेड होगा वो उत्तराधिकारी नहीं होगा, वो इलेक्शन लोग उसको चुनेंगे, इलेक्ट होगा, ठीक है, वो चुनाव द्वारा आएगा, इलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे संविधान की कुछ इम्पॉर्टेंट, संविधान की प्रस्तावना से कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और थोड़ा जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा संविधान कब लागू हुआ, तो ये बहुत बहुत एग्जाम में आता है, 26 नवंबर 1949 को ये लागू हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने समझी। अब इसके अलावा इसमें और क्या, आप बाकी तो आप पढ़ करके जो एक्स्ट्रा जो ये लाइंस बची हैं आप पढ़ करके, नॉर्मल सी लाइन, इसमें कोई शब्द नहीं है, और ज़्यादा मैंने कहा ना कोई हम पीएचडी नहीं करने पाएंगे, यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा रहे हैं बस केवल, तो उस पर्सपेक्टिव से ये मैंने इतना बताया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इससे क्या क्वेश्चन आता है, तो मैंने बोला कि संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को, एज वेल संविधान की आत्मा भी कहा गया है, सोल भी कहा गया है, संविधान की आत्मा भी कहा गया है। आत्मा नहीं है ये, जो रियल है, जो एकदम बेस है, जो रीढ़ है, वही तो है ना प्रस्तावना, तो संविधान की आत्मा इसको कहा गया है। इसके अलावा जो आपने 2-3 शब्द देखे इसमें, आगे आप देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। संविधान में जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द आपने देखे, ये आपने यहाँ पे देखा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब हमारे यहाँ की बंधुता मतलब आपसी मेल भाव कैसा होगा जिससे कि राष्ट्र की एकता बनी रहे और अखंडता बनी रहे। तो ये अखंडता शब्द, ये समाजवादी शब्द और ये पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान के मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान मतलब जो रियल प्रति तैयार हुई थी, जो पहली बार संविधान की प्रस्तावना लिखी गई थी, उसमें नहीं था।
ये बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 42 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी में इस प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये कब हुआ था? ये कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी उस समय की पीएम थी, इंदिरा गांधी पीएम थी, तब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तब क्या हुआ था? ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था और तब ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है ना। और ये 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। देखिए, ये जब हम लोग जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब ये चीज़ें देखेंगे, लेकिन अभी ये बात थी तो मैंने जस्ट एक बता दिया कि 42वें संविधान, क्योंकि इसमें इतने संशोधन किए गए, इतने पन्ने जोड़े गए कि भैया इतना जोड़ दिया है तो मतलब लग रहा है कि दूसरा संविधान ही तैयार कर दिया है तुमने, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? लघु संविधान बोला गया। ठीक है, तो हम अभी संविधान संशोधन पे नहीं जा रहे हैं, प्रस्तावना से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं। ये प्रस्तावना में अमेंडमेंट था, संशोधन था, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी गई कि संविधान की प्रस्तावना के 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता मूल संविधान में नहीं थे, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमने प्रस्तावना से ये कुछ चीज़ें देखी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ कि प्रस्तावना को मेनली 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स, दूसरा स्वरूप और तीसरा उद्देश्य। तो उद्देश्य में हमने क्या देखा? संविधान की प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है कि सबसे पहला तो हमें न्याय मिलना चाहिए। कैसा न्याय मिलना चाहिए? 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कैसे न्याय की बात की गई है? 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। राजनीतिक न्याय की बात की गई है। उसके अलावा किस चीज़ की बात की गई है? हमारी स्वतंत्रता की बात की गई है, समता की बात की गई है। देखिए हाँ, स्वतंत्रता की बात की गई है, अवसर की समता की बात करी गई है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा की बात करी गई है। व्यक्ति की गरिमा की बात कर रहे हैं कि नहीं? ये देखिए ना, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। और किसकी बात की गई है? राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, मतलब कि हम सब एक होकर के रहें और हमारी अखंडता बनी रहे, कि हमारे कोई टुकड़े नहीं हो जाए, ये टुकड़े टुकड़े वाले नारे ना लग पाए, है ना। इन सारी चीज़ों की बात की गई है। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये उद्देश्य हैं। ये क्या है? उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य है? कि भाई हमारी सभी को न्याय मिले, सभी को स्वतंत्रता हो, समता हो, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, राष्ट्र की एकता अखंडता बनी रहे, बंधुता रहे। ये क्या है? ये उद्देश्य है। और संविधान की प्रस्तावना में जो ये स्वरूप की बात की गई है, तो स्वरूप कैसा है? हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये क्या है? ये इसका स्वरूप है कि है कैसा ये। तो ये उसके स्वरूप की बात हो रही है, आउटर लुक की बात हो रही है। और न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये क्या था? ये उसके उद्देश्य थे कि भैया हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे भारत के लोगों को, जनों को मतलब क्या मिले? ये सारी चीज़ें मिले, वो उसका उद्देश्य था। ठीक है, और इसके स्रोत या सोर्स क्या है? तो सोर्स है हम भारत के लोग यानी कि जनता। क्या है इसके स्रोत? सोर्स, एक मिनट के स्रोत और थोड़ा बोलने में सोर्स है ना, समझ गए ना। सोर्स क्या है? हम भारत के लोग, यानी कि कौन है हम भारत के लोग? जनता। ठीक है, तो ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना, और इसे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो मैंने बता दिए। और इस प्रस्तावना के बाद जो है कि इस लेक्चर के बाद मतलब एक छोटा सा टॉपिक हम करेंगे संविधान की सभा के बारे में। उसके बाद हम कंटिन्यू अपना पॉलिटिकल लेक्चर करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जितना थोड़ा बहुत मुझे आता था तो उतना मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर। काफ़ी सॉरी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करें आपको जो भी प्रॉब्लम लगी हो या आप जो भी और चीज़ें चाहते हो, और शेयर करें, बिकॉज एज आई ऑलवेज से शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू। जय हिंद। मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ।